नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पश्चिम बंगाल जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। कल सुबह 9:30 बजे रवाना होंगे सीएम योगी। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। स्टार कैंपेनर के तौर पर उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की थी। कल नए बंगाल में नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल जाएंगे। कल सुबह 9:30 बजे रवाना होंगे सीएम योगी। स्टार कैंपेनर के तौर पर उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की थी। भाजपा की सरकार वहां पर बनी है, तो ऐसे में नए मुख्यमंत्री की शपथ होगी कल। तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। दरअसल इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। और सीएम योगी स्टार कैंपेनर के तौर पर यहां ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो कर रहे थे। और अब बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, उसके बाद अब वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, उसमें शिरकत करेंगे सीएम योगी। बंगाल में टीएमसी की बड़ी हार के बाद इंडी गठबंधन में अब वार पलटवार दिखने लगा है। तमिलनाडु, बंगाल में सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस के विश्वासघात के आरोप और अब अखिलेश यादव के मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ने वाली पोस्ट पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि ममता का हश्र देखकर भी अखिलेश को समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी कई छोटे दलों को खा गई, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। देश के अंदर राहुल ही हैं जो बीजेपी से लड़ सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल कहाँ गया? जेडीयू कहाँ गई? शिवसेना कहाँ गई? ये सारे दल एक एक करके भारतीय जनता पार्टी ने इनको तोड़ने का काम किया या इनको खाने का काम किया। अगर अब भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो कब समझ में आएगा? कांग्रेस ने किसी का साथ नहीं छोड़ा। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनने वाली सरकार को रोकने के लिए वहां पे क्या, और वहां तो डीएम को भी समर्थन देना चाहिए। टीवीके को जनादेश मिला है, जनादेश सेक्युलर सोच के व्यक्ति को मिला है, तो उसको सरकार बनाने देना चाहिए, उसको सरकार बनवानी चाहिए। हमने साथ कहां छोड़ दिया? हमने क्या पीठ में छुरा घोंपा? हमने तो हमेशा बुरे से बुरे वक्त में साथ दिया। तो अखिलेश को यह क्यों याद दिलाना पड़ रहा है कि हम मुश्किल हालात में साथ नहीं छोड़ते हैं? कहते रहा ममता जी का क्या हश्र हो गया। अखिलेश जी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने वहां ममता जी के साथ किया, तो अखिलेश जी क्या करें, क्या करना चाहिए उनको? मुझे नहीं पता, ये तो फैसला वो करेंगे। लेकिन इस प्रकार की बातें जो वो हैं, कांग्रेस हमेशा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस बात की गारंटी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेगी। विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर अमित शाह को रिसीव करने के लिए सुवेंदु अधिकारी मौजूद थे। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जिसमें पर्यवेक्षक अमित शाह हैं। कोलकाता पहुंचते ही अमित शाह मां काली के मंदिर गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। तो शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है। ऑब्जर्वर के तौर पर अमित शाह वहां पहुंचे हैं। उनका स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। वो देवी मंदिर पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। ममता बनर्जी इसको लेकर चौतरफा निशाने पर हैं। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि जनादेश का सम्मान करना चाहिए। वहीं अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक स्वामी महेश आश्रम महाराज ने भी ममता बनर्जी पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी सरासर गैर संवैधानिक काम कर रही हैं। हारने के बाद संवैधानिक तौर पर उनको सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको आवाम ने सत्ता से बेदखल कर दिया। अब जब वो सत्ता से बेदखल हो चुकी और ख़ुद भी अपनी सीट हार गईं, अब ऐसी कंडीशन में उनका ये कहना कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ये सरासर ज़िद और हठ धर्मी वाली बात है। बंगाल 15 साल से नहीं 35 साल से जल रहा था। 35 साल से 40 साल से जल रहा था। बंगाल को इन्होंने रसातल को पहुंचा दिया।
कम्युनिस्टों ने पहले, फिर ममता बनर्जी ने। ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है और बंगाल के जनता का, हिंदू जाति का जागृति है। भाजपा का भी परिश्रम है, जो भाजपा को विजय प्राप्त हुआ उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं बंगाल की जनता को। चंदौली के मुगल सराय में अतिक्रमण हटाओ अभियान का आज 7वां दिन है। 2 दिन की मोहलत के बाद आज फिर मुगल सराय कस्बे में बुलडोजर कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई की चपेट में समाजवादी पार्टी का ऑफिस भी आया। बुलडोजर से ध्वस्त किया गया और इस दौरान सपा नेताओं ने हंगामा किया। समर्थकों के साथ पहुंचे पूर्व सपा सांसद रामकिशन ने एसडीएम मुगल सराय के साथ बदसलूकी की। जीटी रोड रेलवे परिसर तक अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान आला अधिकारियों के साथ ही भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तो पूर्व सांसद रामकिशन पर बदसलूकी का आरोप है कि उन्होंने सरकारी कार्य में न सिर्फ बाधा डालने की कोशिश की बल्कि एसडीएम से भी मिसबिहेव किया। मुगल सराय में बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, जिसकी जद में एसपी ऑफिस भी आया, जिसके चलते सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मुगल सराय में आज अतिक्रमण हटाओ अभियान का 7वां दिन है। 2 दिन की मोहलत के बाद आज फिर प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है और तस्वीरें दिखाते हैं। हमारी मौजूदगी मुगल सराय के जीटी रोड पे है। जीटी रोड के चौड़ीकरण के लिए ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है और आप देख रहे हैं ये समाजवादी पार्टी कार्यालय है जो पूरी तरह से टूट रहा है। क्या जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है वो तोड़े जाने की प्रक्रिया पुकलैंड से तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ इस कार्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? बाबूलाल यादव, पूर्व प्रमुख नियामताबाद। ये समाजवादी पार्टी कार्यालय था टूट रहा है। समाजवादी पार्टी का सत्ता के दबाव में तोड़ा जा रहा है। ये हमारे नाम नगर पालिका और समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रणजी प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी के नाम से एग्रीमेंट हुआ था 90 साल का, और एग्रीमेंट की फाइल को नगर पालिका के लोगों ने कहीं दबा के रख दिया है। लेकिन हम 18 तक किराया दिए हैं और हम बाज़ाब्ते लीज होल्डर हैं, लेकिन सत्ता के दबाव में आकर के पहले ये कहा गया कि 48 फीट पर तोड़ा जाएगा। 48 फीट पर लोगों ने निशान भी लगा दिया, लेकिन आज जो है सत्ता के दबाव में आकर के ये समाजवादी पार्टी के नाम से है उसको तोड़ा जा रहा है। अब तस्वीरें दिखाएंगे। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय था जो बता रहे हैं कि इसकी लीज भी थी। हालांकि सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है और उसको लेकर के अतिक्रमण तोड़े जाने की प्रक्रिया चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ है और आगे जो पूरा रेलवे गेट है, वीआईपी गेट, वहां तक जो ये उत्तर पट्टी है इसको पूरी तरीके से डिमोरलाइज किया जाएगा। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से नितिन गोस्वामी, न्यूज़ 18। औरैया के ग्राम सुरान में बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। करोड़ों के प्लॉट पर यह बुलडोजर चला है। संतोष राजावत पर अवैध प्लॉटिंग के निर्माण का आरोप है। अवैध प्लॉट पर बुलडोजर चला। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। औरैया से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करोड़ों का प्लॉट जिसकी बाउंड्री बुलडोजर ने ध्वस्त की और उसको कब्जा मुक्त कराया। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। औरैया में बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि मैं सीएम योगी के उस बयान का समर्थन करता हूं जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि देश फतवे से नहीं कानून से चलेगा। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सिर्फ बुलडोजर मुसलमानों के घर पर नहीं चलना चाहिए। सिर्फ एनकाउंटर मुसलमानों का ही नहीं होना चाहिए। योगी जी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि फतवा नहीं चलेगा, कानून चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मुसलमान भी कहां कहता है कि देश में फतवा चले, संविधान चले, लेकिन ऐसा संविधान चले जो संविधान, जो कानून मुसलमान देखकर कार्रवाई न करे। ऐसा संविधान, ऐसा कानून चले जो सिर्फ मुसलमानों के घर पर बुलडोजर न चले। ऐसा कानून और ऐसा संविधान चले कि सिर्फ मुसलमानों का इनकाउंटर न हो।
बिल्कुल सही बात है। फतवा तो देश में क्यों चलेगा? फतवा उन लोगों के लिए है जो इस्लाम को मानते हैं। वो भी अगर फतवे को न मानना चाहें तो न माने, वो जबरदस्ती लेके तो नहीं मनवाता। बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे ने कहा कि निश्चित तौर पर देश में कानून का राज है। जहां फतवे का राज नहीं चलेगा, देश में संविधान का राज चलेगा। जो उसके खिलाफ जाएगा उसे हम तोड़ देंगे। ये कानून का राज है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बराबर हैं। कहीं कोई फतवा का राज्य नहीं चलेगा। इस देश में अगर चलेगा तो निश्चित तौर पे संविधान का राज चलेगा। यह देश संविधान से चलेगा। अगर इसे कोई तोड़ने का कुप्रयास करेगा तो निश्चित तौर पे उसे हम तोड़ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनसीआरबी ने साल 2024 के आंकड़े जारी किए हैं। एनसीआरबी के जारी आंकड़े यूपी में योगी मॉडल के क्राइम कंट्रोल पर मुहर लगा रही है। महिला अपराध के मामलों में दोषियों को सजा दिलाने में यूपी देश में सबसे ऊपर है। देश के सबसे बड़े राज्य में महिला अपराध के दोषियों को लगातार सजा मिल रही है। यूपी में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 28.5% कम पाई गई। फिरौती के लिए अपहरण और डकैती के मामलों में यूपी देश में सबसे नीचे है। कुल अपराधों में यूपी का देश में 18वां स्थान है, जबकि 17% जनसंख्या यूपी में रहती है देश की। डकैती के मामलों में यूपी देश में सबसे नीचे यानी कि 36वें स्थान पर है। लूट के मामलों में यूपी देश में 28वें स्थान पर है। पॉक्सो के तहत दर्ज मामलों में यूपी का देश में 23वां स्थान है। महिलाओं के प्रति अपराधों में यूपी 17वें नंबर पर है। बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में यूपी का देश में 27वां स्थान है। देश में क्राइम रेट के हिसाब से राष्ट्रीय औसत 252.3 है, जबकि उत्तर प्रदेश का 180.2 है। क्राइम रेट वो दर होती है जो प्रति लाख आबादी पर दर्ज हुए मुकदमों की संख्या को बताती है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर पाई गई, जबकि आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थान देश में 17वां है। फिरौती के लिए अपहरण और डकैती के मामले में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे नीचे है। तो वहीं महिलाओं के प्रति दर्ज हुए अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ऊपर है। यूपी के क्राइम कंट्रोल के ये एनसीआरबी आंकड़े बता रहे हैं। एनसीआरबी आंकड़ों को लेकर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत की और कहा कि अगर केस दर्ज ही नहीं होगा तो आंकड़े तो कम नजर आएंगे ही। देखिए, एनसीआरबी की डाटा उसको बढ़ाना और घटाना सरकार के हाथ में है। सरकार एफआईआर ही दर्ज न करे तो डाटा अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत जाकर देखें। मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से आता हूँ, वाराणसी से। हाल की घटनाएं हैं। घमापुर में एक 27 वर्षीय युवक को पीट कर गांव वालों ने हत्या कर दी। वहीं सिंधोरा में एक नौजवान को पीट करके गांव के कुछ लोगों ने हत्या कर दी। तमाम कई तरीके से ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिन घटनाओं को ट्विस्ट करके यह सरकार दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास करती है। महिलाओं के खिलाफ तमाम कई ऐसे मुकदमा दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन थानों में है, लेकिन थानों में दर्ज नहीं हो रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में बताया गया कि यूपी में अपराध कम हुआ है। एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर जब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से न्यूज 18 ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सरकारी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। जिसमें उत्तर प्रदेश का जो क्राइम है वो औसत स्तर से कम है। इस रिपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं? सरकारी रिपोर्ट है, और क्या देखूं? अखबार पढ़ो, लोकल न्यूज़ देखो तो पता चल जाएगा क्या क्राइम का रेट है क्या नहीं। एनसीआरबी सरकारी संस्था है, उसकी रिपोर्ट पे आपको भरोसा नहीं है? सरकार की किस रिपोर्ट के ऊपर भरोसा करेंगे? ये तो बेरोजगारी भी पूरे देश से खत्म कर दिए हैं। बताओ, बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? यूपी के पूर्व डीजीपी एके जैन ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि यूपी में अपराध लगातार हो रहा है। देश में यूपी सबसे बड़ा राज्य है, इसके बाद भी यूपी में क्राइम दूसरे राज्यों से कम है।
तो जो उत्तर प्रदेश में अपराध घटित हुए हैं, जो टोटल आईपीसी बीएनएस के जो भी अपराध घटित हुए हैं, वो 12.14% यूपी में घटित हुए हैं। 35,44,000 के सापेक्ष 4,30,552 हैं, जबकि यूपी की आबादी देश की 17% है। तो इस मामले में, इस मायने से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो ऑल इंडिया एवरेज है उससे अपराध स्थिति बहुत बेहतर है। उत्तरोत्तर इसमें गिरावट आ रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है। यूपी में जनप्रतिनिधियों का फोन इग्नोर करना अब अधिकारियों को महंगा पड़ेगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को लेकर खास निर्देश दिए। यूपी के अफसरों को मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सम्मान दें, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करें, सांसद विधायकों को अफसर सम्मान दिया करें। जनप्रतिनिधियों का फोन का जवाब देना जरूरी होगा और फोन नहीं उठाने की शिकायतें अफसरों की ओर से लगातार मिल रही थी। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत से जुड़ी खबर है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करके दोबारा सुनवाई के आदेश। मामले में अंतिम सुनवाई 22 मई को होगी। आरोपियों को याचिका की प्रति तामील करने के निर्देश। एक्ट्रेस की मां की तरफ से दाखिल है याचिका। हाईकोर्ट में सीबीआई एसआईटी जांच की मांग की याचिका। तो हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर दोबारा सुनवाई का आदेश दिया है पूरे मामले पर। भोजपुरी एक्ट्रेस की मौत से जुड़ा यह पूरा मामला है। एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत से जुड़ा यह पूरा मामला। मौत को सुसाइड के तौर पर देखा गया। मां मधु दुबे ने रेप और हत्या की आशंका जताई। बंगाल में बीजेपी की जीत का वाराणसी के लकड़ी के खिलौने के बाजार में बदलाव की तस्वीर दिखने लगी है। वहां से राम मंदिर, राम दरबार और बुलडोजर के मॉडल के ऑर्डर मिलने शुरू हो चुके हैं। पहले दूसरे देशों और दूसरे राज्यों से इसके ऑर्डर मिलते थे, लेकिन बंगाल इससे अछूता था। लेकिन जैसे ही वहां नई सरकार बनाने का जनादेश मिला, राम मंदिर, राम दरबार और बुलडोजर के ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। हम लोग को पहले जो है बंगाल से जो है इसका ऑर्डर आती थी, क्वेरी आती थी, पर कभी सक्सेसफुल नहीं होती थी। या तो लोग जैसे यहाँ पे बनारस घूमने आए तो उस लोग आए अपने साथ थोड़ा बहुत ले ली, पर कभी ऑनलाइन या फोन से ऑर्डर नहीं मिलता था। पर अभी इधर बीच लोगों की बहुत ज्यादा मात्रा में भगवान की प्रतिमाएं हुई, श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी की झांकी हुई, चाहे बुलडोजर हुआ या राम दरबार हुआ, उसकी बहुत क्वेरी। अचानक से ये कब से ये ऑर्डर आने शुरू हुए इधर भी? ये एक डेढ़ हफ्ते से एक डेढ़ हफ्ते से लोगों के अंदर मांग बढ़ी है। लोग अपने घरों में बस राम जी की प्रतिमाएं या जैसे कि क्या अपनी कल्चरल हिंदू धर्म की जो प्रतिमाएं हैं उनको सजाना चाह रहे हैं। तो ये बंगाल, जिस प्रदेश में जय श्री राम बोलना अपराध हुआ करता था, आज उस प्रदेश से बनारस के काष्ठ कला में राम दरबार और तमाम आध्यात्मिक मॉडल के ऑर्डर मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बंगाल की। जैसे ही बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वैसे ही वहां के जो लोग हैं अपने घरों में लकड़ी से बने हुए राम दरबार या फिर राम मंदिर हो या बुलडोजर हो, उसकी जो कलाकृति है, उसके जो मॉडल हैं, उसको खरीदने के लिए बनारस के काष्ठ कला के व्यापारियों से संपर्क कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिन मॉडल की यहाँ पर बंगाल में मांग हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह बुलडोजर है, बनारस के काष्ठ कला से बनी हुई ये बुलडोजर है। काफी चर्चा हुआ था जिस वक्त यह बना हुआ था। और इसके साथ ही राम दरबार है, राम मंदिर है, श्री राम की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये तमाम जो कलाकृतियां हैं वो लकड़ी से बनी हुई हैं और ये काफी प्रसिद्ध हुआ करती हैं। दुनिया के कोने कोने से इसके ऑर्डर मिलते हैं। जो श्री राम के भक्त होते हैं या फिर जो योगी जी के फैन हैं, उनका भी बुलडोजर का ऑर्डर आता है अपने घरों में सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए या फिर पूजन पाठ के लिए। लेकिन एक प्रदेश है जहां से ऑर्डर नहीं आता था, थोड़ा बहुत होता था, नाम मात्र होता था,
और वो प्रदेश हुआ करता था बंगाल। अब बंगाल से भी तमाम अचानक से वहां से क्वेरी और कुछ चीजों के ऑर्डर आने लगे। खबर अयोध्या से रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अब सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक तकनीक के जरिए रामकथा का जीवंत अनुभव भी मिलने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का स्वरूप अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है। आधुनिक तकनीक से लैस होकर देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए नया आकर्षण ये बनने वाला है। आपको बता दें, सबसे खास बात यह है कि यहां पर विश्व की पहली ऐसी 7D टेक्नोलॉजी आधारित गैलरी तैयार की जा रही है, जहां दर्शक केवल रामकथा देख सकेंगे बल्कि राम जीवन पर आधारित प्रसंगों को महसूस भी कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक संग्रहालय का काम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय ही एक ऐसी संस्था बनने वाली है जहां की पहली बार 7D टेक्नोलॉजी से एक वीथिका का निर्माण हो रहा है। और इस 7D टेक्नोलॉजी वीथिका में हम IIT के साथ कार्य कर रहे हैं और भारत सरकार की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है वो हमको सहयोग कर रही है। ऐसे स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि ये काफ़ी दिनों से काम हो रहा है। हमने बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक गैजेट्स उसमें लगा दिए हैं। भगवान राम की नगरी में दुनिया का पहला 7D टेक्नोलॉजी से भगवान राम के जीवन वृत्त पर आधारित प्रसंगों का प्रसारण शुरू होगा, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रामायण वीथिका के प्रसंग को तैयार कर लिया गया और जल्द ही राम भक्तों को समर्पित होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने पूरे दुनिया का पहला 7D वीथिका के जरिए ये गैलरी होगी, जिसमें लोगों के बैठने के बाद राम के जीवन पर आधारित जो प्रसंग होंगे उसको जब वो देखेंगे तो उनको ये महसूस होगा कि वो वहाँ मौजूद हैं और अपनी खुली आंखों से उसको देख रहे हैं। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।